ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इन 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 49% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। सभी फसलों में मृदा संरक्षण, बेहतर वायु संचरण व खरपतवार नियंत्रण के लिए अंतःसस्या क्रियाएं करें। ग्वार और अन्य दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, मोइला आदि का प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड या थाइमेथाक्सम नामक रसायन 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पत्ती छेदक कीट का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 एससी की 0.8 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रयोग करें। वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग होने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन व 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंग और मोठ की फसल में हरा तेला व थ्रिप्स कीट से बचाव के लिए टाइम-30 इसी दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में कैटरपिलर का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 एससी की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 एसजी की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किन्नों के नए बाग लगाने के लिए 6x6 मीटर की दूरी पर 1x1 मीटर आकार के गड्ढों की खुदाई कर 20 दिन खुला छोड़ देवें। खजूर, किन्नों, संतरा व नींबू के बगीचों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जिरोली, जिला भरतपुर के जितेंद्र कुमार ने। आपने ग्लेडियोलस फूल की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। यह इरिडेसी फूल का पुष्पीय पौधा है। इसके पौधों की ऊंचाई 2 से 8 फीट तक होती है। ग्लेडियोलस फूलों के रंग और आकार की एक बड़ी रेंज है। एक पौधों की डंडी में 30 फूल तक लगते हैं, जो या तो एक ही रंग का या फिर 2 या 3 रंग के सम्मिश्रण में होते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी, ये सफेद रंग के होते हैं।
भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। भूमि और जलवायु। ग्लेडियोलस की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो तथा जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो, साथ ही भूमि के जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसे स्थानों पर ग्लेडियोलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ग्लेडियोलस की किस्में। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं: लाल अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना रेड ब्यूटी, गुलाबी पिंक फ्रेंडशिप समर पर्ल, नारंगी रोज सुप्रीम, सफेद व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट मीरा, पीला टोपाल सपना TS14, बैंगनी हर मैजेस्टी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जिस खेत में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसकी एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चलाए, जिससे मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी और खेत समतल रहेगा। खाद और उर्वरक की मात्रा। खेत तैयार करते समय सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा कंदों की रोपाई 1 माह बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। ग्लेडियोलस की 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1,50,000 से 1,60,000 कार्म कंदों की आवश्यकता होती है। पौधों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कंदों को लगभग आधे घंटे तक बाविस्टिन के 0.2% घोल में डुबाकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई। ग्लेडियोलस की बुआई के लिए पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई रुपाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। ग्लेडियोलस की फसल में कुल 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 बार मिट्टी पौधों पर चढ़ानी चाहिए। उसी में नाइट्रोजन का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। 3 पत्ती की स्टेज पर पहली बार और 6 पत्ती की स्टेज पर दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे गिरते नहीं हैं, फसल की बढ़वार अच्छी रहती है। सिंचाई। ग्लेडियोलस में सिंचाई मौसम और मृदा पर निर्भर करती है। वैसे पहली सिंचाई धनकंदों के अंकुरण के बाद रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और फसल में पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई मौसम के आधार पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फूलों की कटाई। धनकंदों की बुआई के पश्चात अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों 80 से 85 दिनों और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्प दंडियों को काटकर ग्रेडिंग करके अच्छे से बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए, जिससे फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है और मुनाफा अधिक होता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कृषि से जुड़े व्यवसायों में गिनी फाउल पक्षियों का पालन बढ़ रहा है। इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। गिनी फाउल के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खानपान पर खर्चा भी कम आता है। तो आप गिनी फाउल पक्षियों का पालन कैसे करें ताकि आपको अच्छी आय मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार सुमन। गिनी फार्मिंग का गिनी का जो है वो ओरिजिन जो है वो साउथ अफ्रीका का प्लेन एरिया माना जाता है। और गिनी फार्मिंग जो किया जाता है, किसान भाई जो करते हैं, वो मेनली मीट और एग के पर्पज से, मतलब मांस और अंडे के लिए किया जाता है ये। और इसका जो होता है मीट, वो प्रीमियम क्वालिटी का मीट होता है। जो मीट जो है वो उसमें विटामिन रिच होता है। खास करके इसमें विटामिन बी और ई काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ई जिसको टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ये। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास होता है। और इसके मीट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट काफ़ी कम होता है। साथ में इसका जो एग होता है, एग के लिए भी इसका फार्मिंग किया जाता है। तो एग जो होता है वो 2.5 टाइम्स जो होता है, इसका सेल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। अंडे आसानी से ख़राब नहीं होते। और जो मुर्गी के अंडे को आप काफ़ी गर्मी के दिनों में 1 सप्ताह आप रख सकते हैं, इसके अंडे को आप 15 से 20 रोज़ तक आराम से रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गर्मी में होता है। गुनिया में एक और खासियत है जो कि ये बीमारी से और रोग से लड़ने का इसमें जो है क्षमता काफ़ी अधिक होता है। और इसलिए इनका जो है मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन जो होते हैं उनसे ये इनमें प्रतिरोधी पाया जाता है। मतलब इनको इसका कुछ खास अमाउंट जो है उससे ये प्रभावित नहीं होते हैं। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी आवास में अच्छी जगह होनी जरूरी है। और इनको रखने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव या एलेबोरेटेड जो है वो केज या जो भी रखने का व्यवस्था होता है वो नहीं करना होता है। रीज़न ये है जो कि वो गर्मी या बरसात या ठंडे के मौसम में आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी लो होता है। इसका जो लाइफ स्पान है, गिनी बर्ड्स जो हैं इनके लाइफ स्पान जो होते हैं वो 12 साल के होते हैं। और इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 7 मंथ में ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पहले अंडे जो हैं वो 8 मंथ में देते हैं। इनके अंडे का वज़न 41 से 45 ग्राम प्रति अंडा होता है। 100 से 120 अंडे प्रति साल दे सकते हैं और ये नॉर्मली 2 से 3 साल तक अंडे देते हैं। और इनमें अगर आप पालन करना चाहते हैं तो इनका सेक्स रेशियो जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए 1 आप नर का उपयोग करें और साथ में जो है 4 मादा हो, या कॉन्फाइंड जोन कहने का मतलब अगर आप केज में रखना चाहते हैं तो इनका 1 मेल 6 से 60 फीमेल के साथ उचित है। और इनका एडल्ट का जो 3 मंथ का जो गिनी होता है उसका वेट जो है मीट पर्पस के लिए 1.5 kg एवरेज होता है। जैसा कि इस पक्षी के आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रहकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीरे ही होगा। इसलिए इनको रोज 4 से 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। ये फसलों को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर खाने के बावजूद भी इनको घर में भी आहार जरूर दें।
इनको वही आहार दिया जाता है जो मुर्गियों को दिया जाता है। जो इंक्यूबेशन टाइम है जिससे कि हम उसके बच्चे को पैदा कर सकते हैं वो 26 से 28 दिन है और इसमें जो 24 डेज़ का जो टेम्परेचर होता है वो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और हैचर पीरियड जिसमें कि हैच करके अंडे से बच्चे चूजे या छोटे बच्चे बाहर उसके निकलते हैं, उस टाइम में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लिया जाता है। 97 डिग्री जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है। उस टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और किसान बंधु, आप जो है इसका पालन करके अधिक से अधिक जो है लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करके लें फसलों से ज्यादा पैदावार। गिनी फाउल पक्षियों का पालन करना है लाभकारी। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है खरपतवारों की समस्या। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को बाधित तो करती ही है, साथ ही उपज में गिरावट का कारण भी बनते हैं। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे खरपतवारों का तो नियंत्रण हो जाता है, लेकिन खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर किसान फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करें तो इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए मल्चिंग की प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। उद्यानिक फसलों में मल्च का क्या महत्व है? मल्च है क्या, पहले इसको समझने का प्रयास करें। मल्च, इसको हिंदी में हम लोग पलवार कहते हैं। पलवार मतलब होता है कि ज़मीन को ढकना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पलवार में प्लास्टिक मल्च ही हो। जैसे हमारे किसान के पास सागवान का पत्ता है, पुआल से ढक सकते हैं। और जहाँ तक प्लास्टिक मल्च की बात हमारे किसान भाई करते हैं, तो प्लास्टिक मल्च में हमारे किसान ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करें जो नीचे से काला हो, ऊपर से सिल्वर हो, उसके कोई मल्च लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है मल्च को? तो सबसे पहले इसके लिए ज़मीन की तैयारी की जाती है। ज़मीन की तैयारी करके किसान हमारे बेड बनाते हैं। इन सब चीज़ों को पहले वो निर्णय ले लें कि किस प्रकार से हमको पौधा को लगाना है। किसान भाइयों, अगर आपको मल्चिंग विधि से खेत में सब्जी लगानी है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह ट्रैक्टर से जुताई कर लें। इसके बाद गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें।
अब खेत में उठी हुई मेड़ यानी बेड बना लें। इसके बाद ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा दें। प्लास्टिक मल्च को अच्छी तरह बिछाकर दोनों किनारों को मिट्टी की परत से अच्छी तरह से दबा दें। मल्चिंग फिल्म में पाइप से पौधों को कितनी दूरी पर लगाना है फसल पर निर्भरता करता है। किस प्रकार का पलवार का चयन करना चाहिए हमारे किसानों को, तो वो काला पलवार का जो सतह के अंदर जाएगा, जो सतह के अंदर जाने वाला हिस्सा होना चाहिए वो काला होना चाहिए, और जो सतह के ऊपर उसको सिल्वर कलर का रंग का लेना चाहिए। सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं तो वो परावर्तित होकर के पुनः उन्हीं पौधों पर पड़ता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, उत्पादन ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की माइक्रोन मल्च शीट का उपयोग किया जाता है। जैसे सब्जी वर्ग के फसलों के लिए 25 माइक्रोन, 2 वर्षीय फसलों जैसे केला पपीता के लिए 50 माइक्रोन और बहुवर्षीय फसलों के लिए 100 माइक्रोन का उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमत भी अलग अलग होती है। और इससे आपको फायदा क्या है इसको भी आप जानें कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पटवन नहीं करते हैं आप, पटवन का आप सुधार हो जाता है। ज़्यादातर लोग ड्रिप का ही उपयोग करते हैं, टपक सिंचाई के द्वारा ही सिंचाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उर्वरक भी देते हैं साथ साथ टपक सिंचाई से जो आपने भूमि की तैयारी की थी उसमें मिट्टी बहुत बैठता नहीं है, मिट्टी हमेशा हल्का रहता है, जिसके लिए आपको कोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। कई लागत आप देखेंगे कि लागत के लिए जैसे आपको निकाई गुड़ाई की का जो खर्च है वो बच जाता है, आपका लगातार जो पटवन का खर्च होता है वो बच जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग विधि से खेती करने के लाभ की बात करें तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी से पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। साथ ही मल्चिंग मिट्टी के कटाव से सुरक्षा देती है और फसलों के बीच उग रहे खरपतवार का विकास नहीं होने देती, जिससे पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मल्चिंग भूमि को कठोर होने से बचाती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। लंबे समय तक बारिश न होने की दशा में मल्च आपके गार्डन या लैंड स्पेस को होने वाली हानि से भी बचाता है। ये मिट्टी के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो ज्यादा गर्मी में मिट्टी को ठंडा रखता है और ये पौधों की जड़ों के लिए बहुत आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। पलवार लगाने से क्या फायदा ये हुआ आपको कि ये सब तो पौधों को फायदा हो रहा है, दूसरा फायदा क्या होता है कि अनावश्यक कीड़ा मकोड़ा का आक्रमण आपके बैगन मिर्च या कोई भी उद्यानिक फसल लगा रहे हैं, पपीता में मल्चिंग कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की अनावश्यक जो आप खर्च कर रहे थे उस खर्च से आप बच जाते हैं। ये जो आपने बचत में 25% बचत किया है, उत्पादन में कहीं ना कहीं 8 से 10% उत्पादन में वृद्धि आती है किसी भी उद्यानिक फसल की बात करें तो। दूसरा फायदा है कि अगर एक ज़मीन में मल्च आपने लगा दिया है और अगर उससे सुरक्षित रख पाते हैं तो आप इसको अगले फसल में भी उपयोग कर सकते हैं, उसे पुनः हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बैगन का फसल ख़त्म हो गया है तो आप बैगन को हटा दीजिए, उसकी जगह पर जो आपके लिए फसल उपलब्ध है, बिचड़ा उपलब्ध है, आप उसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों का प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि वो किस प्रकार का मल्च उपयोग करना चाहते हैं। कृषि से उत्पादित मल्च का उपयोग करना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक मल्च उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उपयोग करने से पहले किसान भाइयों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। किसान भाई